हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी लिखा जाता है कहीं कहीं। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट्स लॉ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और उसके एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे थे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, इसी सीरीज़ में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इसी चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस, यानी कि उसका क्या क्या यूजेस हैं और कहाँ कहाँ पर हम उसको यूज़ करके क्या क्या चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके। ठीक है, यही सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, यानी कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग आर पासिंग थ्रू दिस क्लोज लूप, यानी कि जो भी क्लोज लूप है या क्लोज पाथ है उसके क्रॉस जो भी करंट इनक्लोज होगा उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई। तो अच्छा, जो लूप हमारा होगा उस लूप को हम क्या बोलेंगे, जो भी हाइपोथेटिकल लूप हम कंसीडर करेंगे उस हाइपोथेटिकल लूप को हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप कहेंगे। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हम देखें, यानी कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसका एक एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का। ये एप्लीकेशन है जैसे कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जो है आपका कुछ इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट लूप है, ठीक है, या इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट जो भी जा रहा है दैट इज़ आई करंट जा रहा है और उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस पॉइंट पर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टेंजेंशियल होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे दैट इज डी एल, और दिस इज ऑल्सो अलोंग दिस। अगर ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये इसका क्या जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या चीज़ समझ में आएगी, यानी कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल की अगर हम बात करेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स आई, यानी कि बी डॉट डी एल की अगर हम बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू बी डी एल कॉस, और इनके बीच में एंगल क्या जाएगा, 0 डिग्री, दैट इज़ बी डी एल। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या, 0 से लेकर के 2 पाई आर तक, तो हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। दिस सिंप्लाइज b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस सिंप्लाइज b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये आपका क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि किसी भी आर पॉइंट पे जो भी हम आर डिस्टेंस पे लेना चाहें, ठीक है, तो इस वायर के किसी भी साइड में आर डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से किस तरह से कितना इजीली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ स्ट्रेट करेंट कंडक्टर, अगर है स्ट्रेट करेंट कंडक्टर के लिए
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, जैसे कि एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर है, मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसके चारों तरफ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर यहीं पर, यानी कि यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर यहीं पे डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसका डायरेक्शन हमें फाइंड करने के लिए कौन कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं या मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल यूज़ कर सकते हैं। और ये दोनों रूल जो है हम लोग कल के लेक्चर में सीख चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने ये दोनों रूल्स बता रखा है पहले से ही, ठीक है। तो इस तरह से उन रूल्स का यूज़ करके, यानी कि राइट हैंड अगर हम थंब रूल यूज़ करें इसके लिए, करंट का डायरेक्शन ये है, तो आपका क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसके चारों तरफ होंगी। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ इस तरह से होंगी। क्लियर। इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4.8। एग्जाम्पल नंबर 4.8 देख लीजिए क्या कहता है। इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे रखी है, इसमें आपको करंट जाता हुआ आई करंट यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे जो इसका रेडियस है, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस है दैट इज़ आर, और इसमें आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शन रेडियस ए है, सॉरी क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसका जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो ए है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, करंट आई, यानी कि इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ आई करंट फ्लो हो रहा है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। हमको कैलकुलेट करना है फील्ड, यानी कि टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है फील्ड, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इन रीजन, फर्स्ट पार्ट आर इज लेस देन ए एंड सेकेंड पार्ट आर इज ग्रेटर देन ए, दो केसेस में। तो आर इज लेस देन ए की अगर हम बात करें, यानी कि इसको अंदर की तरफ यहाँ पर कहीं पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मान लीजिए दिस इज द R1, ठीक है, R1 इसकी रेडियस हो जाएगी। इस रीजन को हमने कह दिया दैट इज रीजन फर्स्ट, और इसी तरह से बाहर वाले रीजन को हम कह सकते हैं दिस इज द रीजन 2, और इसकी जो रेडियस है दैट इज R2, ठीक है। और ये R2 की वैल्यू को हम चाहें तो बेसिकली R2 इज इक्वल टू R ले लें, कोई इससे बुराई नहीं है। अब इसमें आपको निकालना है, यानी कि फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस R इज लेस देन A के लिए, यानी कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, यानी कि जो लूप हम कंसिडर करेंगे दैट इज़ द फर्स्ट लूप, यानी कि एग्जाम्पल जो है आपका 4.8, ठीक है। इसमें जो हम लूप कंसिडर करेंगे, फर्स्ट लूप कंसिडर करेंगे ये वाला लूप, और ये वाला लूप जब कंसिडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इनक्लोज करें, यानी कि जो लेंथ होगी, सबसे पहले लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 लिख सकते हैं, यानी कि जो भी इनक्लोज है तो 2 पाई R1 हम ले सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू जो भी है यहाँ पे R1, या लिख सकते हैं इसको 2 पाई R। अब हमारे पास क्या हो गया, उसकी लेंथ मिल गई। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए कि इनक्लोज करंट कितना है, यानी कि आई इनक्लोज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो भी करंट इसमें जा रहा है उसका कितना पार्ट, तो इतने पार्ट्स में कितना करंट जा रहा होगा, तो इतने पार्ट का जो है आपका, अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो इतने पार्ट का हमें क्या लेना होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर अपॉन इस पूरे का क्या हो जाएगा, पाई A स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू आई R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इनक्लोज्ड करंट हो गया। अब अगर हम बात करें, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग देखें, B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू आई R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, R से R कैंसिल, दिस सिंप्लाइज B विल बी इक्वल टू आई R अपॉन 2 पाई A स्क्वायर।
दिस सिंप्लाइज, यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर मिल गया। सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए हमें लूप जो है सेकेंड लूप कंसीडर करना है और L इज इक्वल टू 2πr2 लेना होगा, दैट इज़ 2πr हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर हम देखें सेकेंड वाले केस के लिए, यानी कि टोटल इनक्लोज करंट I है, I इनक्लोज की अगर हम बात करें दैट इज़ इक्वल टू टोटल, यही जो करंट है यही इनक्लोज हो रही है इसके अंदर। दिस इम्प्लाइज अगेन B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे म्यू नॉट टर्म भी आपका आ जाएगा क्योंकि एम्पियर्स लॉ का ये भी यूज़ है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पर भी आपका म्यू नॉट आ जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू आई, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू 1/r। इससे क्या पता चला, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बाहर की तरफ जो है वो क्या जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r के। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसका हम ग्राफिकली देखें तो अगर ग्राफ से देखेंगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, यानी कि दिस इज़ द पोजीशन ऑफ a, यानी कि जो ये आपका रेडियस a है और ये r की वैल्यू जो है लेस देन a के लिए है और ये r की वैल्यू ग्रेटर देन a के लिए है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखें इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इधर की तरफ r, तो इसमें जो रिलेशन ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का ग्राफ आपका फॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो है इसके दो एप्लीकेशन और हैं, एम्पियर सर्किट लॉ के दो बेसिक एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, या जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ये यूज़ होता है वो है आपका सोलेनाइड एंड टोरॉइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलेनाइड का, या सोलेनाइड या टोरॉइड होते क्या चीज़ हैं। तो सोलेनाइड या टोरॉइड की बात करें तो एक हेलिसिकल फॉर्म में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेसिकली सोलेनाइड कहते हैं, और उसी को अगर हम जो है एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं तो वो आपका टोरॉइड होता है। तो दोनों की बेसिक जो यूजेस हैं, अगर हम उनके यूजेस की बात करें, ये बेसिकली यूज़ कहाँ होते हैं, कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है, तो दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे टोरॉइड हो चाहे आपका सोलेनाइड हो। दोनों का जो मेन पर्पस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली सोलेनाइड का जो यूज़, यानी कि मेजर स्केल पे, मेजर लेवल पे सोलेनाइड की अगर हम बात करें तो सोलेनाइड जो है टीवी में जो भी मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है टेलीविजन्स में, ठीक है, तो उसमें हम बेसिकली सोलेनाइड का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हम सिंक्रोट्रॉन की बात करें, सिंक्रोट्रॉन में जो है कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है किसका, सोलेनाइड और आपका टोरॉइड। सोलेनाइड और टोरॉइड दोनों का जो है कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है किसमें, सिंक्रोट्रॉन में। ठीक है, सिंक्रोट्रॉन में क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि जो आपका सोलेनाइड है उसका यूज़ कैसे करेंगे, यानी उसका क्या यूजेस हैं और किस तरह से उसके अंदर की जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलेनाइड की। हम बात करेंगे द सोलेनॉइड। तो सोलेनाइड की अगर हम डेफिनेशन, अभी हमने पहले ही बात किया था कि सोलेनाइड का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली एन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, यानी कि इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड अ सोलेनाइड। ठीक है, यानी कि अगर सोलेनाइड की वजह से अगर हम देखें उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा, तो बेसिकली अगर हम देखें ये डॉट एंड दिस इज द क्रॉस, ये करंट को इंडिकेट करेगा, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर यानी कि
अंदर की तरफ जा रहा है तो उस केस में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो बेसिकली, यानी कि यहाँ पे हम डॉट कर लेते हैं, इसको डॉट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अंदर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। या सिंपली ओवरऑल अगर हम देखें, अगर हम क्रॉस के लिए ले रहे हैं मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे होगा। और वही चीज़ अगर हमने यहाँ पे डॉट में ले रखा है और यहाँ पे क्रॉस में ले रखा है तो क्या होगा, दिस इज़ द, अगर डॉट है, अगर आपका ये डॉट है और ये आपका क्रॉस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, कैसे रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे बाहर की तरफ आती हुई दिख रही है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आपकी इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इधर की तरफ। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर की तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर पे P पॉइंट यहाँ ले लें और दिस इज द एक्सटीरियर पॉइंट Q, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसके चारों तरफ ऐसे इधर की तरफ देख लें, दिस इज द ऑल्सो एक्सटीरियर पॉइंट। तो P और Q पॉइंट पर अगर हम देखें तो फील्ड एट इंटीरियर पॉइंट P इज़ यूनिफॉर्म, यानी कि अंदर की तरफ देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है और पैरेलल है अलोंग द, अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि अलोंग द एक्सिस है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर एक्सटीरियर पॉइंट पे यहाँ की तरफ अगर हम देखें, बाहर की तरफ देखेंगे तो उस केस में क्या होगा, यानी कि जो आपकी यहाँ पर अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है, यानी कि एक्सटीरियर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक है और वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि उसमें कहने का मतलब है कि कोई भी नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वीक और नॉन वीक मैग्नेटिक फील्ड है और विदाउट हैविंग एनी नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू ये तो आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ अ फाइनाइट, यानी कि एक सेक्शन हमने लिया उसकी वजह से आपका ये हो गया। अगर हम फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट सोलेनाइड ले लेते हैं तो अगर कोई फाइनाइट सोलेनाइड है, यहाँ पर हमने इसको डॉट से डिनोट कर रखा है और यहाँ पर क्रॉस से, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर हमने वो कर रखा है, ठीक। अब इसमें डायरेक्शंस की बात करेंगे तो सेम वही चीज़ है, यानी कि ऊपर की तरफ अगर आपका डॉट है तो जो डायरेक्शन है जैसे इसमें था तो वही डायरेक्शन आपका इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें, यानी कि इसके अगर हम इंटीरियर पॉइंट दैट इज़ द, यहाँ पे अगर हम P ले लें और दिस इज़ द Q, दो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम इसमें देखेंगे तो इस केस में यानी कि बहुत लंबा अगर हम सोलेनाइड ले लेंगे तो बहुत लंबा सोलेनाइड है तो सबसे पहले जो है उसका जो शेप होगा, यानी कि सोलेनाइड अगर बहुत लंबा है तो उसका शेप जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शीट के फॉर्म में दिखेगा, यानी कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटेलिक शीट के फॉर्म में वो दिखेगा, ठीक है। यानी कि आउटसाइड में यानी कि बाहर की तरफ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो जीरो को अप्रोच करता हुआ दिखेगा, यानी कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगी, ठीक है। और अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल होगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी सी इसको हम पैरेलल बना लेते हैं और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये ध्यान से देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड्स दिखेंगी। अब अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन की बात करें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड, एक बड़ा सा स्ट्रेट सोलेनाइड है, उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले।
ठीक है। अब इसमें इस वाले पार्ट को हम डॉट से दिखा देते हैं। इसको क्रॉस से, यहाँ ध्यान रखिएगा करंट यहाँ पे ऐसे आ रही है, यानी कि इस तरह से यहाँ से करंट निकल रही है और यहाँ पर आकर के ऐसे इंटर हो रही है, यानी कि उसका सामने से ऐसे कट करके ऊपर का क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी जो भी होंगी। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब अगर हम इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, जिसकी लेंथ है एक स्क्वायर हमने इमेजिन कर लिया, इसका लेंथ है एल। इसमें जो भी करंट जा रहा है दैट इज आई मान लीजिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आई की बात ना करें, आई बेटर है कि क्योंकि ये करंट को हम दिखा नहीं सकते, यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ना डिनोट किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब इसमें हमें निकालना है कि जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो बी डी एल सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा बी डी एल एलॉन्ग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए बी के क्रॉस अगर हम देखें तो ए बी के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और डी एल जो भी है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दिस विल बी इक्वल टू एलॉन्ग ए बी बी डी एल कॉस 0। अगर हम बी डी एल बी सी के क्रॉस अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या है, डी एल आपका ये हो जाएगा, ये आपका डी एल है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच में एंगल 90, दिस विल बी इक्वल टू बी डी एल कॉस 90 दैट इज़ 0। उसी तरह से सी डी की अगर हम बात करेंगे तो सी डी के क्रॉस यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, यानी कि कोई करंट नहीं है, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगा एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो दिस विल बी द सी डी के क्रॉस जो है 0 हो जाएगा। उसी तरह से डी ए के क्रॉस अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, बी डी एल कॉस 90 दैट इज़ 0, यानी बाकी सब जो है आपका 0 हो जाएगा। तो बी डी एल इज इक्वल टू ए टू बी बी डी एल, दैट इज़ डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या जाएगा, बी इंटू एल। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और जो टोटल इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लिया एन, तो यहाँ पे क्या जाएगा एन आई, टोटल करंट इसमें क्या जाएगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो B इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, दिस सिंप्लाइज B इज इक्वल टू एन अपॉन एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, यानी कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसकी मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके जनरेट होगी, इन्फाइनेटली लॉन्ग सोलेनाइड है। ठीक है, और अगर हम इसके इंड पॉइंट की बात करेंगे तो इंड पॉइंट पर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट इंड विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ म्यू नॉट एन आई। इंड पॉइंट्स पे अगर हम देखेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। इसी के साथ टोरॉइड का भी एक केस आता है, टोरॉइड में भी किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे उसके लिए देख लेते हैं। टोरॉइड बेसिकली क्या होता है, सोलेनॉइड बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, यानी कि एक सोलेनॉइड को एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में अगर बेंड कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो टोरॉइड में किस तरह से, टोरॉइड बेसिकली अगर हम देख लें कुछ इस तरह से, एक आपका सोलेनॉइड है। ठीक है, अब इसको
यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से आ रही है, इस तरह का आपका टोराइड है, ठीक है। और टोराइड सोलेनाइड ये आपका है। अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें, तो यानी कि इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहें तो बेसिकली एक अंदर की तरफ और एक हम बाहर की तरफ, इस तरह से दो पोजीशन दिखाएंगे। एक जो है हमने इस पर मान लीजिए डॉट दिखा दिया, दैट इज़ द करंट आउट है, आउट हो रहा है यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन में हमने क्रॉस दिखा दिया, यानी कि यहाँ पर जो है करंट इन हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर और बाहर, यानी कि एक एरिया आपका, एक सेगमेंट आपको ये दिख रहा है, एक इसके अंदर सेगमेंट आपको बन जाएगा, इसको हमने कह दिया R1, इसको R2, और एक जो है इसके बाहर की तरफ चारों तरफ ऐसे हमने सेगमेंट ले लिया, इसको हमने कह दिया R3। 3 पोजीशन पर, यानी इस वाले को हमने कहा 1, इसको हमने कहा 2 और इसको हमने कहा 3। तो अगर हम लूप 1 की बात करें, यानी कि फॉर लूप 1 या केस 1 अगर हम बात करें, केस फर्स्ट हमारा बेसिकली जो है किसके लिए होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड, यानी कि टोराइड के अंदर की तरफ अगर हम किसी भी पॉइंट्स की बात करें, यानी कि फॉर पॉइंट्स इन ओपन स्पेस इंटीरियर टू टोराइड, इनसाइड ओपन स्पेस ऑफ टोराइड के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम जो देखेंगे, यानी कि इसका मतलब कि हम लूप 1 कंसीडर करेंगे इसके लिए, और लूप 1 के लिए अगर हम L की बात करें तो L क्या जाएगा, या L1 क्या जाएगा, 2πr1। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने मान लिया दैट इज़ B1, ठीक है। B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और R1 इसकी क्या है, उस लूप की रेडियस है, और उसका जो इनक्लोज्ड करंट दैट इज़ I है, और I या I1 लिख सकते हैं। I1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई करंट है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो उस केस में अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, तो इन तीनों केसेस से एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग B1 इंटू 2πr1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज B1 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर। इसी के साथ अगर हम दूसरे रीजन की बात करें, केस 2, केस सेकेंड केस में अगर हम देखते हैं, यानी कि फॉर पॉइंट्स इनसाइड टोराइड, फॉर पॉइंट इनसाइड टोराइड, इसके लिए हमने क्या लिया, लूप 2, सेकेंड लूप कंसिडर कर लेते हैं। इस सेकेंड लूप के लिए अगर हम L2 की बात करें तो L2 क्या जाएगा, 2πr2, और इसको हमने मान लिया 2πr, ठीक है। R2 इज इक्वल टू R हमने लेट कर लिया। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ B, और आप उसके अंदर जो करंट है दैट इज़ I2 इज इक्वल टू I, जो भी इसके अंदर करंट इंक्लोज है दैट इज़ द I। तो हमारे पास क्या हो गया, करंट मिल गया और ये सारी चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अब यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, दैट इज़ B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहाँ से अगर हम देखें, दिस सिंप्लाइज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2πr। अब यहाँ पे सिंस N इज इक्वल टू 2πr इंटू स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, दिस सिंप्लाइज B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट 2πr कैंसिल हो जाएगा, N इंटू I, ठीक है। तो जो आपका टोराइड है, तो टोराइड के लिए जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके इंटीरियर पॉइंट पे, यानी कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो म्यू नॉट NI के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड रीजन की बात करें, केस नंबर 3, ठीक है, एट एनी पॉइंट
एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड। एक्सटीरियर ऑफ टोरॉइड यानी कि इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी लूप होगा यानी कि जो भी उस पॉइंट पे होगा यानी कि हर एक टर्न जो है 2 बार एरिया से यानी कि इनक्लोज जो लूप है इससे 2 बार पास होगा, एक आपका ये और एक आपका ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनवर्ड करंट और आउटवर्ड करंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर नेट करंट क्या बचेगा 0। तो उस केस में क्या होगा यानी कि I विल बी इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज B इज ऑल्सो या B3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी मिलेगा वो आपको इस रीजन में मिलेगा। और इस रीजन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI के इक्वल होगा। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है NCERT का एग्जाम्पल नंबर 4.9। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.9 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 4.9 में आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, n की वैल्यू दे रखी है दैट इज 500, n की वैल्यू 500 यानी कि एग्जाम्पल 4.9 n की वैल्यू 500 और यहाँ पे l की वैल्यू लेंथ दे रखा है 0.5 मीटर। तो स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें 500 अपॉन 0.5 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1000 टर्न पर मीटर। ठीक है, अब यहीं पे आपके पास r की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर दैट इज 0.01 मीटर। इसी के साथ आपको करंट दे रखा है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू वॉट इनसाइड ऑफ टोरॉइड। तो इनसाइड ऑफ टोरॉइड के लिए हमने फार्मूला निकाला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे यानी कि यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1000 और I की वैल्यू हो जाएगी 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास NCERT में और भी क्वेश्चंस हैं यानी कि जिनको आप इन्हीं तर्ज पे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि हम बात करेंगे NCERT एक्सरसाइज नंबर 4.6, 4.8, 4.17 यानी कि NCERT एक्सरसाइज 4.6, 4.8, 4.8 नेक्स्ट है आपका 4.17 एंड 4.26। ये 4 क्वेश्चन हैं आपके जो अब तक के हमने आज के लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस थे और इन चारों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व करिए। अगर इन केस नहीं आता, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसको आप जो है फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उसको हम लोग या तो डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे या फिर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं अगर कोई इन चारों में से किसी भी क्वेश्चन में आपको इश्यू है तो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।